बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं रामीन सैयद। व्यूअर्स, क्रिकेट के दीवानों का नया ख्वाब भी न्यूजीलैंड ने चकनाचूर कर दिया है। एक बार फिर हमारी टीम ने वही किया जिसमें वो महारत रखती है, यानी अगर मगर शायद के सहारे सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें पालना और फिर दिल थाम कर किसी और टीम से मदद मांगना। लेकिन अफसोस कि बांग्लादेश ने वो एहसान करने से इनकार कर दिया और न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराकर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में बची कुची इज्जत भी हवा में उड़ा दी। अब जिन्होंने कैलकुलेटर हाथ में लेकर रियाजी के सवाल हल किए थे यासिर, उनके लिए बुरी खबर ये है कि ये क्रिकेट है, कोई स्कूल का इम्तिहान नहीं है जहां आखिरी रात जाकर पास होने की उम्मीद लगा ली जाए। टीम ने खुद कुछ ना किया और आखिर में बांग्लादेश पर इतना बोझ डाल दिया कि गरीब खुद भी बाहर हो गया और हमारी लंका भी डुबो के गए। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का सफर इतना सनसनीखेज था कि हर मैच के बाद एक नई कहानी सुनने को मिलती। न्यूजीलैंड से मार खाई, भारत ने क्रिकेट की ट्यूशन लगा दी, फिर अपनी कुर्सी की टांगे जो थी वो बांग्लादेश के हाथ में दे दी कि भाई प्लीज जरा मजबूती से पकड़ लेना, मगर वो भी फिसल गया। अब जब सेमीफाइनल के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो दरवाजा इतना जोर से बंद हुआ है कि उम्मीदों के शीशे भी साथ ही टूट गए और सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड पहुंच गए, जबकि दिफाई चैंपियन पाकिस्तान वही पुरानी जगह। हम अगली बार बेहतर खेलेंगे की तसल्लियां देते हुए अगले इवेंट के ख्वाब सजाने में मसरूफ है, क्योंकि भाई क्रिकेट तो एक खेल है, लेकिन हमारी टीम के लिए ये सरप्राइज पैकेज है। खुद भी हैरान, कौम भी हैरान। इसी पे मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब ने। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज नवाज साहब, कल का मैच जो थोड़ी बहुत तसल्लियाँ, उम्मीदें, दावे वादे या थोड़ी बहुत जो रमक बाकी थी वो भी जाती रही है, क्या समझते हैं कल के मैच में बांग्लादेश की परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए, बांग्लादेश का तो वही मामला चल रहा है। 230 240 के 5 आउट भी इनके हो जाते हैं 35 पे, उसके बावजूद ये लो डाउन आके 230 इस तरह का ये स्कोर कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये अगर मगर वाली तो बात ही नहीं है। लोग ऐसे ही परेशान थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप देखें पहले दिन से पाकिस्तान -1.40 इस तरह के मामले में था, जहां ये आप कह रहे हैं अपना बांग्लादेश वो सिर्फ -0.40 था। जो भी हो जाता तो उसमें आप देखते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान प्लस में जाता। मार्जिन भी बड़े बड़े लोग कह रहे थे जी, मार्जिन भी लोग बड़े बड़े कहते हैं ये हो जाएगा, फलान कर लें, लेकिन पॉसिबिलिटी बड़ी कम थी, मेरा ख्याल है नामुमकिन थी। और उसमें ये जो देखने में आया है कि अब पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि नंबर 4 का 4 है फिलहाल तो ग्रुप में। और अब ये मैच जो पाकिस्तान का होगा ये बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश की टीम ज्यादा प्रोपोर्शनल नजर आती है। उनके देखें स्पिन बॉलिंग, उनकी बैटिंग, और उसकी बैटिंग थोड़ी कमजोर है, लेकिन स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग उनकी मुकाबले में है। और पाकिस्तान को आप देखें टेस्ट सीरीज हरा के भी गए हुए हैं, तो उसके बाद मैं कहूँ जी। तो सरफराज साहब, ज़ाहिर है कंपैरिजन भी होता है, पाकिस्तान ने जिस तरह खेला इंडिया के साथ और अब बांग्लादेश ने जिस तरह खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो बांग्लादेश को हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो भी टफ टाइम दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और वही बात है कि आप मैच जीते ना जीते लेकिन दिल तो जीत लें, हम तो वो भी नहीं कर पाते। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के कंपैरिजन में आपने कैसी देखी? देखो, साथ में वो भी चीज़ कप्तान जी के, जिस तरह रामीन कह रही है कि टफ टाइम दे रहे थे, आप देखें रचिन रविंद्रा जो है उनकी सेंचुरी है। आप कंपैरिजन कर लें, ऑन पेपर देख लें तो जैसी परफॉर्मेंस दूसरे खिलाड़ियों की न्यूजीलैंड की टीम में रही है वैसी परफॉर्मेंस बांग्लादेश की भी रही है उनके दूसरे खिलाड़ियों, सिर्फ एक सेंचुरी का फर्क था। देखें, बांग्लादेश का तो मैं ये जो असेस किया है और काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि इनकी बॉलिंग तो काफी बेहतर है और पाकिस्तान से भी बेहतर बॉलिंग है। मैं ये कहूँगा ऑलराउंड अगर देखें उनके पास स्पिन अटैक बड़े जबरदस्त हैं, उसके बाद फिर उनकी फास्ट बॉलिंग वो भी डंड डालती है, विकेटें लेते हैं। तो ये देखने में, और पाकिस्तान के पास देखें जहां स्पिन की जरूरत है वहां इनके पास एक राइट आर्म लेग स्पिनर अबरार है। अबरार अभी इतना इफेक्टिव नहीं कि 4-5 किसी मैच में आउट किए हों। तमाम स्पिनर ने 3-3 4-4 आउट किए हैं हर टीम में। आप देख लें, कल न्यूजीलैंड का देख लें 4 आउट कर गया ऑफ स्पिनर, और उसके बाद इंडिया का देख लें वो भी स्पिन, अगर 10 विकेटें आउट हुई हैं
तो 5 या 6 विकेटें स्पिनर की होती हैं। तो पाकिस्तान में आप देख लें कि स्पिनर की एक शायद विकेट अभी तक या 2 विकेटें होंगी। तो उसके बाद फिर इनके पार्ट टाइम स्पिनर इन्होंने रखे हुए हैं। एक तो इन्होंने ये जो आगा साहब बॉलिंग करते हैं, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह, और खुशदिल तो ऐसे जैसे नॉन रेगुलर के अलावा एक आदमी किराए पे लिया हुआ है कि यार ये 2 गेंद के 5-6 ओवर करा दो। ये उस तरह का बॉलर है, किराए का बॉलर। ये प्रॉपर बॉलर भी नहीं है और इसकी ना टर्न ना कुछ, और ऐसे 2-4 कदमों से भाग के वो जिम्मेदारी जैसे लगी होती है कि ये आप बॉल कर लें, ओवर कर लें, बस ये देखें ये कोई टीम है। और उसके बाद मुझे ये भी मालूम हुआ है कि चेयरमैन साहब ने जो ऐलान किया था कि तब्दीली की गुंजाइश है 11 तारीख से पहले, तो पूरी इन्होंने अपना टीम को और ऑफिशियल यही है ना, सिलेक्टर, इनको कहा ये कि मीटिंग करें और देखें क्या चेंजेस कर सकती हैं और मैं ये चेंज करूं। लेकिन 1 घंटे की इन्होंने मीटिंग की है जाके सिलेक्टर्स ने और कैप्टन और इस तरह ये, और उसके बाद 1 घंटे के बाद निकले हैं बाहर जैसे कोई अपना ये। उसके बाद इन्होंने चेयरमैन को कहा कि कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है। यही हैरानी की बात है कि कोई ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, जबकि हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी मुसलसल डिक्लाइन का शिकार रही है, फिर भी कोई बड़ा प्लेयर ड्रॉप नहीं हुआ डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। नहीं, अब आप देखें आज एक आपके चैनल के ऊपर डिमांड हो रही थी कि चेयरमैन साहब रिजाइन करें। एक तरफ तो ये मामला ठीक बात था कि रिजाइन करने की जो बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि चेयरमैन साहब इतने बिजी हैं। जब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी चल रही थी और मामले काफी गर्म थे, तो चेयरमैन साहब अमेरिका में मीटिंगें कर रहे थे, यूरोप में थे, इस तरह वो ही इज क्वाइट बिजी इंटीरियर मिनिस्टर की वजह से। तो दूसरी तरफ इनके जो ऑफिशियल इन्होंने लगाए हुए हैं ना, एक चीफ सेक्रेटरी साहब हजरात को लेके आए हैं, एक एसपी डायरेक्टर ऑपरेशन बना दिया है, उसके बाद कर्नल साहब हैं, ये 5-6 जो आदमी, एक डीसी साहब आए हैं, वो तो ये जो हजरात आए हुए हैं इनकी जरूरत नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब चेयरमैन साहब ने टेक ओवर किया ना, मैंने कहा है कि आप ठीक है जो मर्जी लगाएं, लेकिन अपने 2 एडवाइजर क्रिकेटर लगा लें। उसमें मैं इनको नाम लिख के भेजा था कि अहमद सुहेल ही इज वेल इन्फॉर्म्ड और उसको तमाम चीज़ों का कमेंट्री भी करता है, क्रिकेटर भी है और ये सारी चीज़ें वॉच भी कर रहा है। और उसके बाद आप मोहम्मद अकरम जुल्मी का जो है, इन 2 को अपने साथ लगा लें, अपने स्पेशल एडवाइजर, ताकि ये जुल्मी के हेड कोच की बात कर रहे हैं। नहीं, अपने एडवाइजर, ताकि मैंने कहा उनके जो हेड कोच मोहम्मद अकरम है उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और उसने मुझे बताया भी है कि उसने वो बताया था आकब को भी कि मुझे अगर जरूरत है, आई एम अवेलेबल फ्री ऑफ चार्जेस, मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं, इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो आई एम ग्लैड टू हेल्प आप लोगों की। तो लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी आपकी जरूरत नहीं है। और इसमें पता नहीं, मैं ये कहूँगा कि अब चेयरमैन की वो इस्तीफे की बातें शुरू हो जाएंगी मुख्तलिफ अखबारों में, लेकिन असल बात तो जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ब्यूरोक्रेट जो लेके आई हैं, इनका तल्लुक क्या है क्रिकेट से। एक ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी सिचुएशन कुछ यूं है कि आज होने जा रहा था मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान। सरफराज साहब आज के मैच में तो करेंगे बात, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट
कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंचुरीज एज वेल, जो हमने बात भी की कि रचिन रविंद्रा, हमने देखा कि जो अफगानिस्तान जो उससे पहले जो मैच हुआ है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का, उसमें जो दोनों तरफ के बैटर्स थे वो एक जैसे ही परफॉर्म कर रहे थे, सिर्फ एक फ़र्क था सेंचुरी का। मॉडर्न डे क्रिकेट अडॉप्ट करने के लिए, वो एग्रेसिवनेस लेकर आने के लिए, लंबी इनिंग्स खेलने के लिए, सेंचुरीज बनाने के लिए पाकिस्तान की टीम का माइंडसेट चेंज होना कितना ज़रूरी है, और ये माइंडसेट चेंज होगा कैसे? शायद अफरीदी की मैं स्टेटमेंट देख रही थी, वो कह रहे थे पूरा ओवरहॉल करना पड़ेगा सिस्टम को। व्हाट डू वी हैव टू डू? ओवरऑल अब करेगा कौन? जब मौजूदा चेयरमैन साहब आए हैं, उन्होंने आते ही कहा था मैं ओवरऑलिंग करूंगा और ये करूंगा, लेकिन वहीं का वहीं। उसके बाद फिर ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब आए, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाई और वहीं की वहीं। और ये तल्ला साहब जो उनके एक 8 प्लेयरों को लेके फिरते थे पाकिस्तान के और डिक्टेट करते थे, इंजमामुल हक के साथ कंपनी बना ली। ये सारी चीज़ें इन्होंने इंक्वायरी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। तो ये मैं कहूँगा कि इनमें ना हिम्मत है ना दमखम है। जो बोर्ड ऑफिशियल आते हैं ये प्लेयरों के नीचे लग जाते हैं, फिर ये इंतज़ार करते हैं। अब मौजूदा चेयरमैन साहब तो दूसरे मामले में मसरूफ़ हैं, लेकिन इनके जो लगाए हुए आदमी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने क्या क्रिकेट चलानी है? अब आप देखें कि शुरू में पाक फौज के जनरल भी रिटायर्ड चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनते रहे, उसके बाद फिर रमीज आया, एक क्रिकेटर भी आया, उसने भी तबाही की है। 1 अरब रुपया उसने वैसे ही खर्च कर दिया कि जूनियर लीग कराने के ऊपर। आउटकम क्या है? एक प्लेयर नहीं निकला, 5 या 6 मेंटर बोला। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सिलेक्शन का, टीम का मसला, मैनेजिंग का मसला, सही पोजीशंस पे सही लोग ना होने का मसला, लेकिन जो क्रिकेट के मैदान में जो प्लेयर्स मौजूद होते हैं, क्या उनको नहीं पता कि मॉडर्न क्रिकेट के तकाजे क्या हो चुके हैं? वो प्रिपेयर्ड क्यों नहीं है? उनमें वो स्किल क्यों नहीं नज़र आ रही? बाकी टीम्स तो इवॉल्व कर रही हैं साथ साथ, सेंचुरीज पे सेंचुरीज हमें नज़र आ रही हैं, हम 50 से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। 50 भी बड़ी मुश्किल से होती है। नहीं, आपकी जो सिलेक्शन है वो ही, और उसके बाद जो क्रिकेट को डिज़ाइन किया गया है वो ही नहीं है। अब आपके पास ये इमामुल हक को आपने भेज दिया, किस सूरत में आपने भेजा? नोइंगली कि ये तेज भी नहीं खेल सकता और इसने 1 साल से क्रिकेट भी ये लेवल की नहीं खेली, तो एकदम आपने उसको बुला लिया। जब आपके पास एक प्लेयर मौजूद था ये वहाँ पे, तो उस्मान खान, उसको आपने थर्ड ओपनर लेके गए हुए हैं ना, तो थर्ड ओपनर को आपने इग्नोर कर दिया। तो ये इस तरह की चीज़ें आप करेंगे और खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। कामरान गुलाम है, वो स्कोर करता रहा है, एक आध मैच में अगर ऐसी बात हुई है तो आपने उसको बिल्कुल ही ओमिट कर दिया। उसके बाद ये तमाम चीज़ें मैं कहूँगा, तो फिर साइम अयूब आपके पास आया, बैड लक हुई, अनफिट हो गया, वरना वो अच्छी फॉर्म में था। तो ये चीज़ें देखते हुए मैं कहूँगा कि एक तो कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि प्लेयरों को चूज करे कि किस पोजीशन में उसको बैटिंग करनी है और कौन सी पोजीशन पे जाना है। अब आपको लगता है रिजवान ने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं एज अ कैप्टन सिलेक्शन में? जी, आपको लगता है रिजवान ने एज अ कैप्टन कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं सिलेक्शन जब हो रही थी? यह सवाल का दूसरा रुख, कप्तान बाइख्तियार कप्तान थे। नहीं, ये तो आपके सामने मौजूद है। जब चेयरमैन साहब ने कहा कि मीटिंग करें, अगर कोई चेंज करना है तो मैं कर दूंगा, तो ये 1 घंटे की मीटिंग करके तो ये कैप्टन मौजूद थे ना, कैप्टन को चाहिए था कि हमें स्पिनर दे दें, और उसमें तमाम टीमों ने 3-3, 4-4 स्पिनर लेके आए हुए हैं। आर्टेमैट या उनके बोर्ड अपना बिल्कुल उनको समझ नहीं है कि एशिया की पिचों के ऊपर टर्न होती है और वहाँ पे तेज बॉलर इतना काम नहीं करेंगे, तो ये 4 तेज बॉलर हर मैच में खिला रहे हैं। अब आप देखें, अक्लमंदी की बात देखें ना, तो मुझे तो ये शक पड़ता है कि ऐसा ग्रुप मौजूद है जिन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान इस दफा ना जीते और हम पैसा बना लें। तो ये इस तरह की टीम जो की हुई है कि स्पिनर भी ना रखें। चलें कप्तान जी, इस पे तो रोजाना की बुनियाद पे बातें करनी है। आप ये बताइए कि अभी जो टूर्नामेंट है उसमें आपको हॉट फेवरेट टीम अब तक की कारकर्दगी पे कौन सी दिखाई दे रही है? बिलखुसूस अगर बात करें इंडिया की टीम की, पैट कमिंस ने ये कहा है कि मौजूदा सिचुएशन में जो हॉट फेवरेट टीम है वो तो इंडिया की ही देखी जाएगी, इसलिए
कि उन्होंने आईसीसी को कहा कि एक ही वेन्यू के ऊपर अपने तमाम मैचेस रखवा लिए हैं, जो कि दूसरी टीमों के साथ भी नाइंसाफी है। और एडवांटेज तो उनको होगा कि एक ही ग्राउंड के ऊपर उन्होंने सारे मैचेस खेले। और पाकिस्तान को होस्ट होने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। देखा जाए तो इंडिया होस्ट कर रहा है इस वक्त। देखें, बिल्कुल ठीक आपने बात की है कि 100% इंडिया होस्ट कर रहा है, क्योंकि पीछे इंडिया की मर्जी से बन रही हैं और जो आइटनरी बनी है वो भी आप देखें। ये बड़ी अच्छी बात की है कि इंडिया एक ही ग्राउंड में तमाम मैच खेल रहे हैं। दे आर यूज्ड टू द पिच एंड दे यूज्ड टू द ग्राउंड एटमॉस्फेयर, वो सारी चीज़ों का यूज्ड टू। दूसरी टीमें जो लाहौर और कराची और उसके बाद फिर रावलपिंडी, तीनों जगह मुख्तलिफ पीछे मुख्तलिफ कंडीशन, और ये सारी चीज़ें देखते हुए तो मैं। और दूसरा आपने ये पूछा कि फेवरेट टीम कौन। फेवरेट टीम तो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो साउथ अफ्रीका भी इतनी बुरी टीम नहीं है। तो ये मैं कहूँगा कि कंपटीशन है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका जो स्पिन के अगेंस्ट इतना आउटस्टैंडिंग नहीं खेलता, तेज बॉलर के अगेंस्ट ही प्लेज वेल, और थोड़ी सी पिच में जान हो, थोड़ी तेज हो, तो उनके बैट्समैन अच्छी शॉट खेलते हैं। लेकिन अगर स्लो पिच हो या लो बाउंस हो तो वो भी इतना, मेरा ख्याल है, इतने इफेक्टिव नहीं है जितने इंडिया होंगे। तो ये तो देखने में चीज़ आई है कि इंडिया इज द बॉस ऑफ द टूर्नामेंट। वो जो चाहता है करता है, जिस तरह की पिच उन्होंने प्रोड्यूस करनी है वो सामने ले आता है। तो उसमें तो ये, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है ना, दूसरे जो इंटरनेशनल टीमें हैं वो भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान के तो पब्लिक रिलेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन एक काम पाकिस्तान ने किया है, नकवी साहब ने, कि जो मैच करवा दिए हैं, और पूरी दुनिया की टीमें कह रही थी कि शायद पाकिस्तान से ट्रॉफी कहीं और ले जाएं, लेकिन ये नहीं हुआ। और ज़बरदस्त तरीके से और अच्छे अंदाज में पाकिस्तान की जो इज्जत बनी है, यही मेरा ख्याल है काफ़ी है इस टूर्नामेंट के लिए। जी। अच्छा कप्तान जी, एक चीज़ ये बताएं कि आज का मैच, अभी तो वहाँ पे बारिश हो रही है, पिच जो है उसको कवर रखा गया है, लेकिन अगर मैच शुरू होता है तो आउटफील्ड हल्की सी गीली होगी। तो इस ज़मीन के अंदर आप रावलपिंडी स्टेडियम को मद्देनज़र रखते हुए, पिच कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना स्कोर जो है वो किया जा सकता है, अगर 50 ओवर्स का ही हो और ओवर्स जो है वो मिनिमाइज ना किया जाए? नहीं, देखें, पिच जो है वो तो वहीं के वहीं है, कवर्ड है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेंद का है कि गेंद की सीम सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद आउटफील्ड थोड़ी स्लो होगी, इसमें ये सिर्फ फर्क आएगा। बाकी कंडीशन है, तेज बॉलर को थोड़ा ज्यादा सूट करेगी क्योंकि हैवी कंडीशन होगी और एटमॉस्फेयर जो है कूल होगा। तो उसके बाद फिर स्पिनर का जो ग्रिप करने का मामला है, तो जैसे गेंद गीला होगा और सीम गीली होगी, ग्रिप करना इतना आसान नहीं होगा कि हर गेंद को आप सफाई करें, उसके ऊपर अपना कपड़ा जो आपके पास मौजूद है उससे साफ करते फिरें, तो ये थोड़ी डिस्टर्बेंस तो होगी। लेकिन मैं कहूँगा कि स्कोर तो आप जो 50 ओवर का मैच है, ये बारिश के मुताबिक तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आपने कह दिया तो मैं मान लेता हूँ। मैंने तो सर उस सिचुएशन में कहा कि अगर मिनिमाइज ना हो तो, अगर अभी क्योंकि 1:51 हुए हैं, अगर आधे पौने घंटे में शुरू हो जाए तो हो सकता है कि मिनिमाइज ना हो, लेकिन अगर वो 1 घंटा ऊपर ले जाते हैं तो फिर तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। नहीं तो ये पिच तो देखें हिट के काबिल है ना, और गेंद वो वहाँ पे ना तो रुकियान है ना कुछ है, और यहाँ मेरा ख्याल है कि वही 300 का पहाड़ा चलेगा इस पिच के ऊपर भी। तो ये तो दोनों टीमों के प्लेयर भी आप देखें तेज खेलने वाले हैं और बड़ा जबरदस्त, ये जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये उसी नोयत का मैच लग रहा है कि। अच्छा कप्तान जी, एक पैगाम पाकिस्तानी अवाम को भी दें कि अभी अगर हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, अब एक मैच जिसका बहुत तज़किरा आलमी सतह पे चल रहा है, जो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर हुआ था, जिसमें हमारा क्राउड इस हद तक था कि बैनुल-अक़वामी सतह पे उसके चर्चे हो रहे हैं कि देखें मेज़बान टीम भी नहीं खेल रही थी और फिर भी लोग इतने चार्ज थे। लेकिन हमने कल ये देखा है कि लोगों की दिलचस्पी कम हुई है पाकिस्तान के टूर्नामेंट से आउट हो जाने पे, तो उनको क्या पैगाम देंगे कि बतौर मेज़बान हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए जिससे वेलकमिंग सी सिचुएशन लगे?
देखें ये लाहौर का तो वैसे ही मशहूर है कि खुले दिल के लोग हैं, और जो अच्छा खेलता है उसकी तारीफ करते हैं। दे आर नॉट रिजिड और इस तरह की चीजें हैं। दे वांट टू सी गुड क्रिकेट और अप्रिशिएट करते हैं। और जिंदा दिलाने लाहौर ऐसे तो नहीं कहते। ये तो साल से चीज निकल आई है कि लाहौर का क्राउड जिंदा दिलाने लाहौर वैसे ही कहा जाता है। तो अब दूसरी जगह पे अब जो मैच है यहाँ पे तो आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान तो कंटेंशन ही नहीं है कि टीम के अंदर है। अब एक मैच उन्होंने खाना पूरी करनी है, और उसमें देखें कौन से ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, फहीम अशरफ और पर्ची वाले जो कुछ लोग हैं, इनको टीम में आखिरी चांस देते हैं या नहीं। तो मेरा ख्याल है दे या देना फिर हम चाहिए। सिफारती ताल्लुकात अभी बहाल कर रहे हैं बांग्लादेश से, या फिर हो सकता है गुडविल जेस्चर के तौर पे मैच ही दे दें। अच्छा सरफराज साहब, साउथ अफ्रीका की टीम की आप बात कर रहे थे कि आपकी फेवरेट साउथ अफ्रीकन टीम है। अच्छा, साउथ अफ्रीका को हमने देखा कि इतनी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जब उन्होंने मैच खेला तो वेंडर ड्यूसन भी फॉर्म में आ जाते हैं। पिछले 11 मैचेस में उन्होंने एक भी 50 नहीं की थी, मगर उभर के सामने आते हैं। तो ये बताएं कि साउथ अफ्रीकन टीम क्या छोटी टीमों के सामने ही इस वक्त मजबूत नज़र आ रही है, या फिर अब इतनी बड़ी टीम के सामने भी है पोटेंशियल उनमें कारकर्दगी दिखाने का? देखें साउथ अफ्रीका की तो पोटेंशियल जब नजर आएगी जब पिच के ऊपर थोड़ी जान है, गेंद थोड़ा तेज आएगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो भी पिचें बनाई हैं थोड़ी तेज ऑफ द विकेट और गेंद आता है, तो उससे वो दे कैन प्ले द शॉट्स। क्योंकि वो शॉट खेलती हैं, वो ग्राफ्ट इतना करने में मुझे नजर नहीं आते। तो इसलिए उनको तेज पिच चाहिए, और जहाँ भी थोड़ी ग्रीन पिच होगी दे विल परफॉर्म बेटर। अगर डेड पिचें होगी तो वो फिर फंस जाती हैं। उनमें ग्राफ्टिंग का वो जो रिवाज है इंडिया का या दूसरी टीमों में जो इन कंडीशन में खेलते हैं वो बड़ा मुख्तलिफ है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जहाँ परफॉर्मेंस उनकी होगी पिच के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। जी अच्छा कप्तान जी, एक चीज़ और बताइए, ऑस्ट्रेलिया हमेशा जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबले जब भी आया है तो वो बिग बॉस वाली कैफियत में आया, क्योंकि जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबले जो है वो ज़रा थोड़ा सा धीमे मिजाज का हो जाता है, या प्रेशर जो है वो अपने दिमाग पे ले जाता है। तो आप समझते हैं कि प्रोटीज़ का जो अभी माजी का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक आज वो उस कैफियत से बाहर निकल आएंगे? देखें, एक तरफ तो आप देखें 4 मेन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी इंग्लैंड की पिटाई भी सर याद सही होगी। बात है। कई सालों से उनका जो कैप्टन था, उसके बाद फिर एक कॉम्बिनेशन फास्ट बॉलिंग का बना हुआ था, कमिंग था, फिर स्टार्क था, उसके बाद फिर स्टोइनिस है, वो भी ऑलराउंडर अच्छा बैकअप बॉलर भी है, बैट्समैन भी है। तो ये 4 एकदम नहीं आए, लेकिन मुझे जो ये मैच पिछला जीते हैं उम्मीद नहीं थी कि ये इतना स्कोर कर लेंगे। लेकिन बहरहाल पिच ने ऐसी पिच थी कि जो भी बैट्समैन जाता था बाहर से सेट होके नजर आ रहा था जाता है। तो 300 प्लस स्कोर करना भी मतलब के पिच के ऊपर डिपेंड करता है। तो घास भी था पिच के ऊपर, मूवमेंट भी नहीं हुई, और मैं ये देख के हैरान होता था कि ये अच्छी भली ग्रीन पिच है लाहौर की, और यहाँ पे तो कोई स्विंग नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और रामीन सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।